हेलो गाइस, तो रिसेंटली मैंने 16 जून को अपना कॉस्ट का एग्ज़ाम क्लियर किया विथ 58 मार्क्स। तो इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस और टॉपिक्स मार्केट में चल रहे हैं कि इसको कर लेने पे मतलब ये सारे टॉपिक्स मतलब 15-20 जो भी टॉपिक्स हैं उनको कर लेने पे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो वो उसके चक्कर में आप मत रहिएगा, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि वो टॉपिक्स और क्वेश्चंस अब इरेलेवेंट हो चुके हैं और ICAI ने क्वेश्चंस चेंज कर दिए हैं। तो अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो मैं ये सजेशन दूंगा कि वो जो 40 आवर्स के मैंडेटरी लेक्चर्स हैं उनको आप पहले कंप्लीट करें कैसे भी, तभी आप जाके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। देन आप स्लॉट बुक कर सकते हैं उसके बाद ही। उसके बाद मैं बोलूँगा कि एक बार आप पूरी बुक को थोरोली पढ़ जाओ, एक एक टॉपिक को, और मतलब ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, मतलब 10-15 दिन में बहुत आराम से हो जाएगा। तो इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा। और मुझे करीब 5-6 दिन लगे थे पूरा बुक कंप्लीट करने में, और मैंने पूरा बुक किया भी नहीं था। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें से किए थे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में उसी पर रिलाई कर रहा था। मैंने यूट्यूब वीडियोस देख ली थी कि मतलब इतने ही टॉपिक्स से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहा था हर एक चैप्टर के। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, अब क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं, मतलब एग्ज़ाम से मुझे 1-2 दिन पहले पता चला। तो उससे बेटर है कि आपको पहले से पता हो कि हाँ, मतलब पूरा बुक करके जाना है, वही करके जाना। और बाकी कुछ इतना हार्ड है नहीं, मतलब कॉस्ट है और आपने इंटर में ऑलरेडी पढ़ा होगा कॉस्ट को, और कुछ SM के टॉपिक्स हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो आपने इंटर में पढ़ा था, और कुछ इकोनॉमी के भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो आपने CA फाउंडेशन में पढ़ा होगा, फाउंडेशन और इंटर में। तो यही सब है। तो एक बार बुक अच्छे से पढ़ जाओ, उसके बाद अगर हो सके मतलब आपको जो सूटेबल लगे, या तो बुक में ही अंडरलाइन कर लो, टिक कर लो, या फिर एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना लो जिसमें आप मतलब एकदम छोटी छोटी बातें लिख रहे हो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे कि एग्ज़ाम में आ सकता है, या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जो फॉर्मूलेज आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप बस लिख लो उसमें। बाकी शॉर्ट नोट्स बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब 5-10 पेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो आपको बुक से करने हैं, और केस स्टडी जो है वो आपको करना है ICAI के पोर्टल से। और जो मतलब ICAI ने जो अपना स्टडी मैट का जो पोर्शन है उसमें भी एक बुकलेट करके दे रखी है केस सिनेरियो की, तो उससे भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद हाँ, इतना कर लो तो केस सिनेरियो आपका डन हो जाएगा। और केस सिनेरियो एक बार हो जाए तो हाँ, उसमें भी आप टिक कर लेना कि किस किस केस सिनेरियो को आपको बाद में रिविजिट करना है, ताकि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले उनको देख पाओ, केस सिनेरियो को, और जो बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको, और फॉर्मूले को, वो आप टिक कर लेना कि हाँ, कौन कौन जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको देखना है। तो इतना करना है। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो मतलब पहले आते थे और अभी भी आ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स अभी भी रेलिवेंट है। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि मेरे एग्ज़ाम में क्या क्या टॉपिक्स आए थे, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस एग्जैक्ट रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो पहले आ रहे थे तो वो रिपीट होना बंद हो चुके हैं। तो उसके चक्कर में मत रहना कि हाँ, ये सारे क्वेश्चंस मैं कर लूँगा तो मेरे एग्ज़ाम में एग्जैक्ट रिपीट हो जाएंगे तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो वो नहीं हो रहे हैं। उसके बाद मैं बोलूँगा कि जो भी लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब आप ग्रुप में कांटेक्ट करो, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप चैनल में, जहाँ पे भी आपको मिल जाए, कि जो लोग अभी उनसे पूछो आपकी मतलब क्या क्या क्वेश्चंस अब आ रहे हैं। जैसे अभी मेरा एग्ज़ाम हुआ 16 जून को, तो अभी मैं आपको बता दूंगा, मतलब वीडियो के एंड में मैं एक पार्ट उसी का रखने वाला हूँ कि मेरे एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो आप लोगों से पूछो जो लोग अभी एग्ज़ाम दिए हैं कि उनके एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे। क्योंकि अभी जो रिसेंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ICAI ने एक बंच ऑफ क्वेश्चंस बना रखा है और वही क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में, और वो कुछ टाइम तक आएंगे। उसके बाद भले ही वो इरेलीवेंट हो जाए, अदर क्वेश्चन आने लगे, क्योंकि ICAI क्वेश्चन को चेंज कर देगा। तो तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस पे रिलाई कर सकते हो, तो ये काम कर सकते हो। बाकी 2 चैप्टर मैं बोलूँगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से तो आप 6 से 10 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रांसफ़र प्राइसिंग में भी सेम मैं बोलूँगा, मतलब 10 नंबर का सबके एग्ज़ाम में आ ही रहा है जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है। और उसके बाद अब मैं अगले पोर्शन में बात करने वाला हूँ कि मेरे एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आपको जानना है कि मेरे एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे तो आप ये वाला पार्ट देखो, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरे एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आए थे। तो मेरे एग्ज़ाम में मतलब सारे क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड थे, मतलब बहुत सारी केस स्टडीज़ दे रखी थी और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रखे थे। टोटल 50 क्वेश्चंस थे, 2-2 मार्क्स के, और टोटल 100 मार्क्स के हो गए।
और थ्योरी आया था, थ्योरी के 32 क्वेश्चंस थे और प्रैक्टिकल के 18 क्वेश्चंस थे। तो थ्योरी मैं बोलूँगा काफ़ी इजी होते हैं, अगर आपने मतलब अच्छे से बुक पढ़ रखा है तो वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस थे वो बहुत टेढ़े थे, तो अगर आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ रखा है तो भी चांसेस है कि आप थोड़ी मोड़ी गलतियाँ कर सकते हो। इसलिए बोलूँगा कि काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाने के लिए। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत अजीब पूछे थे, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरा तो लाइक 2 घंटे 2.5 घंटे में हो गया था एग्ज़ाम। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि एक सीट उठाई और सारे क्वेश्चंस लिख लिए जो मेरे एग्ज़ाम में आए हैं 1 से लेकर 50 तक। तो अब वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन था, उसमें था कि अगर ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस होने लगे तो कौन से पार्ट पे फ़र्क पड़ेगा, ऐसा करके कुछ था, मतलब कौन सा पार्ट आसान हो जाएगा। तो उसका आंसर था प्रोक्योरमेंट। ये क्वेश्चन मैं करके ही गया था, तो ये थोड़ा सा इजी था, मतलब थ्योरी का था ये। उसके बाद सपोर्ट एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सपोर्ट एक्टिविटी के अंदर में क्या नहीं आता है, ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन था। उसके बाद एक था डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा करके मतलब लंबा चौड़ा केस स्टडी दे रखा था, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस थे। तो ये मैंने पहली बार ही सुना था डीपीपी के बारे में। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था और एक थ्योरी था, दोनों में मैं तुक्के मार के आया हूँ। तो मतलब मुझे इसके बारे में हो सकता है बुक में इसका बारे में दे रखा हो, बट मैंने नहीं पढ़ा था तो मैं तुक्का मार के आ गया। उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, 5वां 6ठा क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में था कि यूनिट प्रोड्यूस्ड बिफोर TQM और दूसरे में था कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आफ्टर TQM। उसके बाद 7वां क्वेश्चन एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन पूछ रहा था ट्रांसफ़र प्राइसिंग करने के बाद। और 8वां क्वेश्चन थ्योरी था ट्रांसफ़र प्राइसिंग का, जिसमें वो पूछ रहे थे कि एक कंट्री है जहाँ की टैक्स रेट लो है और दूसरी की टैक्स रेट हाई है, तो उसका ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कॉस्ट कितना रखेंगे। तो रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन, क्योंकि ये अगर आपने ट्रांसफ़र प्राइसिंग किया होगा तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद 9 से लेके 14 नंबर क्वेश्चन सारा थ्योरी था, एक केस स्टडी के बेस्ड पे, और थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, मुझे तो उतना कुछ समझ में आया नहीं था। एक में पूछ रहा था फाइनेंशियल इफिशियंसी के बारे में, कि हाँ मतलब फाइनेंशियल इफिशियंसी ऐसा क्या करेंगे इस केस स्टडी में कि फाइनेंशियल इफिशियंसी अच्छी हो जाएगी। दूसरा था सर्विस क्वालिटी को लेके कि हाँ सर्विस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। उसके बाद ऑपरेशनल इफिशियंसी, वर्कफोर्स इफिशियंसी, कस्टमर सर्विस, और एक वो केस स्टडी में कुछ ना कुछ तो कर रहे थे कि मतलब एक्सप्रेस चेक इन कर रहे थे, मतलब एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ था कि हाँ कस्टमर्स को वो कर रहे थे, मतलब उनको जल्दी चेक इन करवा रहे थे, तो उससे रिलेटेड था कि उसको करने से मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो 8 से 14 तक ये रहा, ये सारे थ्योरी थे। उसके बाद 15 नंबर में एक केस स्टडी दे रहा था और पूछ रहा था कि कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है इस केस स्टडी में। तो लीन स्टार्टअप उसका आंसर था, मतलब जो मैंने टिक किया था, जो मुझे आंसर लगा था। उसका दूसरे में भी वही पूछ रहे थे कि वेब सर्विस का न्यू ऐप बना रहे हैं तो उससे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है, तो मैंने डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन मार रखा था। उसके बाद एक और थ्योरी क्वेश्चन था 17 नंबर, जिसमें पूछ रहे थे कि इस केस स्टडी में कौन सा मॉडल फॉलो हो रहा है, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मारा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि क्रिटिकल कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए इस केस स्टडी में, मतलब कुछ इम्प्लीमेंट करना था तो उसके लिए क्या क्या सबसे क्रिटिकल कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, तो मैंने टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऐसा करके मारा था। मतलब मुझे नहीं पता है वो सही है या नहीं है, बट मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये सब ही सही है। उसका 19 नंबर क्वेश्चन अगेन एक थ्योरी क्वेश्चन था, 7S से रिलेटेड था, मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क है और ये काफ़ी इजी थ्योरी क्वेश्चन था। उसका 20 नंबर क्वेश्चन में 7S की हायरार्की पूछ रहे थे, तो ये मुझे नहीं पता था कि उसकी हायरार्की क्या है, मैं बस 7S पढ़ के चला गया था कि उसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट है, किसका क्या मतलब है, तो ये मुझे नहीं पता था। 21 नंबर क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ रिलेशंस पूछ रहे थे, तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वो आप देख लेना। उसका 22 नंबर क्वेश्चन में 3C प्रिंसिपल करके कुछ पूछ रहे थे, मुझे नहीं पता था कि 3C प्रिंसिपल क्या होती है, बाकी मैं तुक्का मार के आ गया हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन अगेन एक थ्योरी क्वेश्चन, उसमें 7S को अरेंज करने के लिए बोल रहे थे, तो मतलब उसमें शेयर्ड वैल्यू थी, हार्ड एलिमेंट्स थे और सॉफ्ट एलिमेंट्स थे और उनको अरेंज करने के लिए बोला था, मुझे नहीं पता था कैसे होगा, तुक्का मार के आ गया। उसके बाद 24, 25, 26 नंबर क्वेश्चन में एक केस स्टडी थी जिसमें एक NPO था, तो NPO के बेसिस पे बताना था कि 24 नंबर क्वेश्चन में बताना था कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, और 25 नंबर में बताना था कि इसमें कौन सा VFM वो लागू हो रहा है, और 26 नंबर क्वेश्चन में कुछ तो मतलब थ्योरी से उसी से रिलेटेड था, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स था थोड़ा सा। 27 नंबर क्वेश्चन, 27, 28, 29 ये तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे और उसमें टोटल कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट बताना था। 30 नंबर क्वेश्चन और 31 नंबर में परफॉर्मेंस रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये दोनों थ्योरी क्वेश्चंस थे।
32 और 33 नंबर क्वेश्चन में टारगेट सेल्स और टारगेट कॉस्ट की बात की जा रही थी, और ये दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। 34 और 35 में 34 में परफॉर्मेंस रेशियो था, उसका एक फार्मूला होता है, और 35 में OEE से रिलेटेड था। तो ये दोनों मतलब काफ़ी रिलेटेड टॉपिक है, तो ये दोनों मैं करके गया था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। 36, 37, 38 नंबर कुछ तो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मैंने लिखा है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है मैंने, तो इसके लिए सॉरी। 39, 40 और 41 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड थे। एक में सेल्स कंट्रीब्यूशन मिक्स वेरिएंस, फिर सेल्स कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस, उसके बाद सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये तीनों आप अच्छे से कर लेना, मतलब पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। और फिर उसके बाद सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस का क्या रीज़न हो सकता है वो पूछा था, और फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या बिहेवियरल इशू आ सकती है, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था। तो ये चारों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड थे 39 to 42। उसके बाद 43 में स्टॉक आउट रेट अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, इससे था ये, मतलब कॉमन सेंस से रिलेटेड था, तो वो काफ़ी ईजी था। 44 में कुछ इनबाउंड लॉजिस्टिक में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे कैटर करेंगे ये बताना था, तो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, मतलब कॉमन सेंस से रिलेटेड, अगर आपने पहले से कॉस्ट पढ़ रखा है तो ये सब हो जाएंगी ईजिली। 45 नंबर क्वेश्चन में KPI बताना था आउटबाउंड लॉजिस्टिक को मेजर करने के लिए, तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन था, ये भी वही कॉमन सेंस वाला। 46 नंबर में अगर हम लोग ट्रांसफ़र प्राइजिंग में डिसेंट्रलाइज डिवीज़न रखेंगे तो उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे ये बताना था, ये भी थ्योरी क्वेश्चन। 47, 48 में ट्रांसफ़र प्राइजिंग का कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है वो बताना था, ये भी थ्योरी क्वेश्चन। 49, 50, 49 में इन्फ्लुएंस मार्केट, रिक्रूटमेंट मार्केट्स, ऐसे रिलेटेड किसी चैप्टर में तो हाँ 5-6 मार्केट के बारे में बता रखा है, तो उसको आप एक एक लाइन, मतलब एटलीस्ट उसका जो डिफिनीसन होगा वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि उससे आया था। और 50 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा मॉडल फॉलो हो रहा है, पुश मॉडल या पुल मॉडल, वो काफ़ी इजी था, वो भी थ्योरी क्वेश्चंस। तो ओवरऑल थ्योरी डोमिनेट की है मेरे एग्जाम्स में, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि मेरा क्लियर हो गया ईजिली। बाकी आप थ्योरी करके जाओ अच्छे से, मतलब बुक को थोरोली पढ़ो, मैं यही बोलूँगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ, और जो लोग अभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनसे एक बार बात करो कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ताकि वो हेल्प कर पाए तुम्हारी। बाकी दैट्स इट।